अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। रियासती इदारे से मुसलसल टकराव की पॉलिसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डील ढील या मुफाहमत के ऑप्शंस को बज़ाहिर महदूद कर दिया है और अब हुकूमत भी मामलात की नज़ाकत को भांपते हुए तहरीक इंसाफ को मजीद फेंटा लगाने के दर पे है। हाल ही में बानी पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से होने वाली मुतनाज़िर ट्वीट ने हुकूमत और रियासत को पीटीआई के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का एक और मौका दे दिया है, जिसके बाद हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे को मुतहर्रिक कर दिया है। ताहम अडयाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ ने FIA की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम को एब्सोल्युटली नॉनसेंस करार देते हुए अपने वकील के बगैर तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया है। FIA की जानिब से टीका 2016 के तहत जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश की इजाजत मिलने के बाद FIA साइबर क्राइम की टीम गुज़िश्ता रात अडयाला जेल पहुंची तो जेल हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने मिलने से इनकार कर दिया। FIA नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला 26 मई को बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से एक प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट करने पर किया गया। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुतनाज़िर ट्वीट से लाताल्लुकी की पूरी कोशिश की जा रही है। चंद रोज कबल चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस वीडियो से किनारा कशी की कोशिश की तो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान रऊफ हसन ने पीटीआई के इस अकाउंट के बैरून मुल्क से ऑपरेट होने का इंकशाफ कर डाला। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आता ही नहीं है, सो आई डोंट हैंडल इट, सो दैट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है तो मैं उसको देखेंगे, अगर है ऑब्जेक्शनेबल तो आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा और कहूंगा कि इसको देखो, डिलीट करना है तो डिलीट करो, अगर उसको अमेंड करना है तो अमेंड करो, जो भी है जैसा भी है। खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना खान साहब जेल में होते हैं। वो हर ईच एंड एवरी वीडियो और जो कंटेक्स्ट है वो नहीं कुछ ऐसे अप्रूव करता। 1971 वो एक रिपोर्ट में तनाजुर पेश कर रहे थे, वो हमारा वर्शन जो तनाज़ा है वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। तमाम तहरीक इंसाफ की जानिब से डैमेज कंट्रोल की ये तमाम कोशिशें बज़ाहिर कारगर साबित नहीं होती दिख रही क्योंकि रियासत इस मामले में किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं, जिसकी झलक गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी मिली, जहाँ ये वाज़ेह किया गया कि रियासती इदारों बिलखुसूस फौज के खिलाफ जारी शुदा डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के असूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। जहां एक तरफ एक रियासती इदारा और हुकूमत तहरीक के मुतालिक जीरो टॉलरेंस का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, वहां एक और रियासती इदारे के इक़दामात और फैसले पीटीआई के लिए ठंडी हवाओं के झोंकों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी किया था कि आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की बुरी जमानतों में तोसी कर दी है। कानूनी के अलावा तहरीक इंसाफ को अदलिया से सियासी रिलीफ भी मिलता दिख रहा है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मशरूत ही सही लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 8 जून को जलसा करने की इजाजत मिल गई है। इस्लामाबाद की ज़रिए इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवात GT रोड पर जलसे की 39 शराइत के साथ इजाजत दे दी है। दूसरी जानिब इस सियासी कशमकश और इंतशार को कम करने के लिए दावों के बरक्स हुकूमत के अमली इक़दामात भी गैर संजीदगी का इशारा दे रहे हैं। एक तरफ वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ पीटीआई को कशीदगी कम करने देते हैं लेकिन साथ ही हर्जा सराई भी हो जाती है। कशीदगी अगर कम करनी है, बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं इसके साथ जो है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दो टोक मौक़िफ़ में कह डाला है कि मुज़ाकरात और मुफाहमत पर पुख्ता यकीन है लेकिन जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेगा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो खान साहब के ट्विटर अकाउंट से 26 तारीख को एक ट्वीट हुआ जिसमें यहिया खान और मुजीबर रहमान वाला मुवाजना दिया गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। FIA ने इंक्वायरी भी खोल दी है इस मामले के ऊपर और खान साहब से जो है वो रात को तफ्तीश की कोशिश भी हुई थी लेकिन वो इसमें शरीक नहीं हुए। इसमें तहरीक इंसाफ के कैंप में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। पहले तो आपके पार्टी चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा जी कि खान साहब की मर्जी से ये नहीं हुआ और ये ओवरडू हो गया है। बाद में खान साहब ने इस पर उन पर बरमी का इजहार भी किया, भाई आपने इस पर क्यों जो है वजाहतें जारी की हैं। दूसरा, इस पर आपके जो पार्टी स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन साहब, उन्होंने पहले कहा जी कि बिल्कुल ये ठीक है, उन्होंने इस ट्वीट के हक में बड़ी एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की
सारा एक बयानिया बनाया, लेकिन बाद में अब वो भी ये कहने लग गए हैं भाई कि वो ये बैरून मुल्क से खान साहब का ट्विटर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, ज़रा वो भी इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। है क्या सर ऑफिशियल पोजीशन पार्टी की? तहरीक इंसाफ खान साहब की तरफ से इस ट्वीट को ऑन करती है या ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं सारा? देखें, इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह करता हूं कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनके पास सिर्फ दो तरीके हैं कि वो आवाम से अपनी गुफ्तगू कर सकें। एक तो ये है जहां उनका ट्रायल होता है, जेल ट्रायल, वहां एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं कुछ मीडिया वालों को और कोई 20-25 फुट उनसे दूर इमरान खान साहब दूसरे कमरे से उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं और उसके बाद वो जाके रिपोर्टिंग करते हैं जितनी कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है कि उनका एक ट्विटर अकाउंट है, वहां से वो गुफ्तगू करते हैं लोगों से और आवाम से, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि उनके पास अपना फ़ोन नहीं, वो डायरेक्टली खुद ट्विटर टाइप नहीं कर सकते और अमूमन ये होता है कि वो किसी शख्स को अपना मफहूम बताते हैं, अपना इशू बताते हैं कि इसके ऊपर मैं ट्वीट करना चाहता हूं और उसके बाद वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और चौथे बंदे के होते हुए फाइनली वो पहुंचता है जिस जो मीडिया जो ट्विटर हैंडल को कर रहे हैं ऑपरेट, उनके पास तो बहुत सारा बार होता ये है और हो सकता है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जो ऑथर ने जो कहना हो वो उस तरह एंड तक नहीं पहुंचता, चूंकि एक पेक्यूलियर सिचुएशन है कि वो जेल में है और वो खुद ऑपरेट नहीं कर रहे। इसलिए जो पैगाम उन्होंने भेजना था या जो कहना था वो शायद इसी कॉरिडोर से होते हुए बाय द टाइम पहुंचा हो, वो पूरी तरह पेश ना हो सका हो और वो एक गलत तरीके से पेश हो गया हो। तो ये हो सकता है। अमूमन आपने पता नहीं, चाइनीज विस्पर एक गेम है जिसमें आप किसी को कुछ कहते टाइम वो 5वें बंदे तक पहुंचती है तो चीज जुबान तब्दील हो चुकी होती है। मुझे तो सर लेकिन सर इस हवाले से इतला तो है कि 15-16 को ये टेक्स्ट जो है सारा इसका दिखाया गया था खान साहब को जेल के अंदर, खान साहब ने अप्रूव किया था, बल्कि उसमें कुछ तस्वीर भी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है वो ऐड करने की खान साहब ने कुछ हिदायत भी जारी की थी। और अभी तक आज जब हम बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये पिन ट्वीट है, आज भी पिन हुआ हुआ ये ट्वीट, आज भी उससे इनके तहरीक इंसाफ ने अभी भी उससे जो है डिसऑन नहीं किया उस ट्वीट को अभी तक। अगर वो गलत है, उसमें चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि भाई गलत चीज़ें चली गई हैं, खान साहब ने कहा कुछ और आगे गलत जो है वो पैगाम जो मिस इंटरप्रेट हो गई चीज़ें, इसका इम्कान आप जाहिर कर रहे हैं, तो अभी भी आज तहरीक इंसाफ उसे ऑन कर रही है, वो खान साहब के अकाउंट से पिन ट्वीट है वो। देखें, जहां तक तो ताल्लुक है कि अब उसको कौन ऑन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, वो तो जो मीडिया सेल है पीटीआई का वो बताएगा और उसको करेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये ट्वीट कभी डिस्कस नहीं हुई किसी कोर कमेटी के लेवल पे। और दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब ने इसके बारे में, इस ट्वीट के बारे में मेरे साथ तो बात नहीं की, लेकिन एक जनरल बात जरूर की थी और उन्होंने ये कहा था कि उनके ख्याल से हर कौम जो है उसको अपनी माजी से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना हाल देखना है, करंट इशू देखना है और मुस्तकबिल को संभालना है तो आपको अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। और उन्होंने कई बार कहा है कि 1971 में जो कुछ हुआ वो हमारी गलतियां ही थी, कुछ बदनीयती भी थी और कुछ स्ट्रेटजी थी जो हमारे हरीफ या हमारे एनिमीज जो हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज कर रहे थे। तो ये इस किस्म की चीजें हमें दोहरानी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत आप अगर देखें पॉलिटिशियंस ने जो गलतियां की उसकी वजह से मार्शल लॉज आए, जो अदलिया ने गलतियां की उसकी वजह से अदलिया की साख कमजोर हुई। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी गलतियों को देख के सीखना चाहिए हमें, और हमें एक अपने मुल्क को मजबूत करना चाहिए। और ये गलतियों से सीखता है इंसान, जो कौम सीखती नहीं है वो फिर उन गलतियों को रिपीट करती है। ये मेरी डिस्कशन हुई थी उनसे, लेकिन स्पेसिफिक इस ट्वीट के बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुई। तो सर ये जो ट्वीट हुआ है, ये जो कंटेंट आया है, आपकी नजर में ये गलती थी पीटीआई की, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, मेरा ख्याल है आपने जो एक्सप्रेस करना होता है, जिस तरह मैंने आपको अभी चीज बताई, ये तरीके हैं अपनी एक चीज कहने के। एक चीज आप अगर कहना चाहें आप गलत तरीके से कह सकते हैं, मैं उसको और बुरी तरह कह सकता हूं, कोई अच्छा शख्स आएगा वो बहुत बेहतर तरीके से उसको बयान कर लेगा।
तो मेरा ख्याल है इसको आप उस ट्वीट्स को आप उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखा करें। ये हमने कुछ ज्यादा ही इस ट्वीट को बना दिया है कि ये एक प्रिसीजन आर्टिकल है। ट्वीट्स का एक कॉन्सेप्ट ही मुख्तलिफ है। और आप एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अब आप दो किस्म के एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल ये है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मसलन स्पेसिफिक सोचे समझे बात की, जो मीडिया पे भी आई एक सिटिंग जज में, वो चीज जाहिर है वो एक कंटेम्प्ट बन सकती है, वो एक जुर्म बन सकता है जिसपे उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन जब आप ट्विटर से इस्तेमाल करें या और स्पेशली इस सिचुएशन में जहां आप खुद ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे, आप एक चीज बयान कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है उसकी कहना क्या चाहते हैं वो फिर पूरी तरह ट्वीट यानी सिंपली सर अगर हम इसका ये लुब्बे लुबाब आपकी गुफ्तगू से हम ये निकाल रहे हैं कि ये मिस हैंडल हुआ है मामला सर, आप ऐसे था नहीं जो जिस तरह से चीज जाके आगे वो एंड प्रोडक्ट निकली जाके। मेरा जेन्युइन व्यू ये है कि ये जो जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं ये एक एक्सप्लेन करना चाह रहे थे हिस्ट्री, लेकिन उसमें शायद हिस्ट्री बयान करने में जिस तरह एक ट्विटर हैंडल होता है या आप एक बयान करते हैं वो उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो बेहतर ये होता है हमेशा कि आप जब भी कोई चीज लिखें मेरी नजर में, चाहे वो आर्टिकल की शक्ल में हो चाहे वो ट्वीट की शक्ल में हो, तो आप कोशिश करें कि उसको आप मुख्तसर रखें और उसको जो आप कहना चाहते हैं वो कह दें। लेकिन हमेशा ये होता नहीं है, कोशिश अपनी, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि सोशल मीडिया में आप कई बार ऐसी चीजें कह जाते हैं जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर आपको दोबारा सेकंड एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। लेकिन हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ही लेना चाहिए। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर सोचा समझा आर्टिकल लिखा है वो एक चीज होती है, सोची समझी मैंने गुफ्तगू की है या स्पीच की है वो अलग चीज है। सोशल मीडिया पे ट्विटर रिस्पॉन्स करना वो अलग चीज है। कई बार आपके प्रोग्राम्स पे भी लोग कई ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं। तो सर आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, मैं सर आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हुए इस डिबेट को कंक्लूड करते आगे जरा बढ़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये इस कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर के अगर ये मिस हैंडलिंग भी हुई है, मिसकम्युनिकेट हुई है खान साहब का मैसेज जो है, तो ये पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसे खान साहब के ट्विटर अकाउंट से हटा नहीं देना चाहिए? नहीं सर, हमारी सोशल मीडिया टीम की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को जो जिंदा रखा है और पीटीआई को जो जिस तरह का सपोर्ट दी है सोशल मीडिया टीम ने, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। आपने देखा कि इलेक्शन में सिंबल ले लिया सर, बड़ी एग्रेसिव उन्होंने कैंपेन चलाई। खान साहब ने बड़ी तारीफ की उनकी मुतअद्दिद मौके पे। पार्टी का जो इलेक्शन पूरा है वो लड़ाई आपकी सोशल मीडिया टीम ने। लेकिन सर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि क्या उन्हें, जब आप कह रहे हैं मिसकम्युनिकेट हो गई चीज, मैसेज जो है वो रॉन्गली मिसइंटरप्रेट हुआ, तो क्या ये ट्वीट अब हटा नहीं देनी चाहिए या वो रहनी चाहिए खान साहब के अकाउंट के ऊपर? अब ये इस पे पता नहीं क्या फैसला हुआ है, मुझे नहीं पता कि हटाई गई है कि नहीं हटाई गई। बट आपका मशवरा क्या सर सीनियर लीडर? मेरा तो मशवरा यही होगा जी कि इसको क्लैरिफाई कर दें ताकि ये जो डिबेट चल रही है पिछले 3-4 दिन की वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचे। और अगर इसको इसी तरह ऑन करना है तो इसी तरह ऑन करें, वरना उसको क्लैरिफाई करें जिस तरह आगे बाकी चीजों को क्लैरिफाई कर देते हैं। हर पार्टी कर सकती है। कोई हर चीज पत्थर पे तो नहीं लिखी, लकीर तो नहीं होती पत्थर पे लिखी गई हो। अब तो सर इस पे जरा एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। खान साहब ने तफ्तीशी टीम के साथ नहीं मिले, वो उन्होंने कहा जी मेरा वकील होगा तो मैं मिलूंगा। उन्होंने इससे एब्सोल्युटली नॉनसेंस भी कहा सारी इस इंक्वायरी को भी। उनके ट्विटर हैंडल भी बंद होने का, सारे जो अकाउंट है वो भी सस्पेंड होने का कोई चांस आपको है? ऐसा खतरा कि ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड हो जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मुझे हंसी भी आती है और परेशानी भी होती है जब मैं अपने ही पॉलिटिशियंस को सुनता हूं। और इस केस में भी मैंने सुना कि जी हम गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे इस ट्वीट की वजह से। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों नहीं पढ़ते आइन को, क्यों नहीं पढ़ते कानून को। ये जो गद्दारी होती है ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसके बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। हम इस तरह आम अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, किसी ने कोई बोल दिया या कर दिया कि जी ये गद्दार है, इसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चाहिए। तो जरा सोच समझ के हमें बातें करनी चाहिए। ये कोई ऐसा गद्दारी का जुर्म तो नहीं है कि आप जाके तो FIA उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे और उसको आप एक केस बना दें, क्रिमिनल केस बना दें।
ये तो मजाक बन गया है हमारा। अब तो मेरा ख्याल है होगा ये कि पीटीआई खामोश भी रहेगी तो वो खामोशी का भी जुर्म बन जाएगा कि आप खामोश क्यों रहे हैं किसी बात पे। कल सर जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी सर जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था, एक तो 9 मई के वाले से भी, और दूसरा जो वहाँ पे टर्म एक यूज हुई है डिजिटल टेररिज्म की, वो भी शायद इस तरफ आपकी जो ट्वीट है या बाकी चीज़ों के वाले से वो भी शायद इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है कोई, नहीं कि वो भी इस जुमरे में आ रहा है? आपको है खर्चा इसका? डिजिटल टेररिज्म या जिसको आप कहते हैं कि बहुत सारे फ्रेजेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लॉफेयर भी अपनी जगह है कि कानून के जरिए आप किसी के खिलाफ जंग लड़ें। इसी तरह आपका 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो ये सारे अच्छी टर्म्स हैं और इस पे हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे दुश्मन जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सारी इस किस्म की इनोवेशंस को हमारे खिलाफ, और उसके लिए हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और इंशाल्लाह वो उसका मुकाबला करेंगी और उन्होंने सेल्स भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये होती हैं चीजें जो दुश्मनों के साथ आप करें और दुश्मनों के साथ मुकाबला करें, उसके लिए भी दुश्मन ट्राई करेगा कि हमें नुकसान पहुंचाए। और मैं ख्याल है उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं तो इसको देखता हूं और मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे मैंने बल्कि लेक्चर्स भी दिए लॉफेयर पे बहुत सारे, जिसमें मैंने ये कहा कि ये हमें एक जो कानून और कन्वेंशंस के जरिए हमें नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे ममालिक अपने इंटरेस्ट के लिए, हमें उसके लिए भी सेल्स बनाने चाहिए, उसको भी कॉम्बैट करना चाहिए। तो ये सारे मुख्तलिफ इनोवेशंस हैं दुनिया ने जो कर रही है। अब आजकल वो खाली वेपन्स के जरिए जंग नहीं होती, आजकल जंग कई तरीकों से होती है और हमें तैयार होना चाहिए। सर 9 मई की वजह से कल सर जो मैसेज आया है उसे तरीके से आपने कैसे लिया है सर? है पीटीआई के लिए तशवीश का मामला ये कि उस पर बड़ा क्लियर मैसेज आया भाई कि कार्रवाई होनी चाहिए और भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर? जी 9 मई के वाकयात पे बड़ी बार बात हुई है और मेरा ख्याल है उस पर मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि आप सीसीटीवी लेके आएँ और सीसीटीवी में आपको नज़र आ जाएगा कौन मुलव्विस है कौन नहीं है, और जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो सिविलियन ट्रायल्स उनके होने चाहिए, जिस तरह एक नॉर्मल अदालत है उसमें, और वो ट्रायल्स करें और उनको फिर सजा दें। ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वैसे सर आज पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त भी मिल गई है, बड़े टाइम बाद आपकी पार्टी इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है 8 तारीख को। ये वैसे रवात के पास आपको जलसा करने की परमिशन मिली है, मशरूत इजाज़त मिली है, कोई 39 के करीब शराइत के साथ रखी गई है। क्या कर पाएंगे एक तगड़ा पावर शो इस्लामाबाद के अंदर? खान साहब के बगैर आपका पहला जलसा होगा इस्लामाबाद के अंदर, और साथ ये बड़ा वाज़ेह किया गया है जो शराइत में कि भाई रियासत मुखालिफ नारेबाजी या तकारीर बिल्कुल नहीं होंगी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है पहली बार और बड़े अरसे बाद ये मौका मिला है और ये एक भरपूर जलसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है लीडरशिप का टेस्ट भी है कि इमरान खान साहब अंदर हैं, वो खुद तो नहीं इस जलसे को लीड कर सकते, लेकिन लीडरशिप बाहर है तो ये और इजाजत भी मिल गई है। ठीक है, कंडीशंस लगा दी हैं, लेकिन कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल हमने तो आपके साथ जो इत्तेहादी है, ये जो आपने एक इत्तेहाद भी बनाया हुआ, अलायंस भी आपने जो बनाया हुआ है आइन की बहाली का, उसमें जो आपके बाकी इत्तेहादी उन सबको भी आप इसमें इन्वाइट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली मुझे बता दें मौलाना फजलुर रहमान को भी क्या जलसे में शिरकत की इजाजत दे रहे, सॉरी दावत दे रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि अभी तक जो मेरे लास्ट बात हुई थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ कोई तकरीबन हफ्ते 10 दिन की, जी हाँ, इस मौजू पे डायरेक्टली खान साहब से, तो इस वक्त तक तो यही मौक़िफ़ था कि हम मीटिंग्स तो कर रहे हैं लेकिन जलसे इकट्ठे नहीं करेंगे। अच्छा। उसमें अगर कोई तब्दीली आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो यही पोजीशन है। फाइनली सर मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट बन गया सर, 3 जून को समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कैसे देख रहे हैं सर इस डेवलपमेंट को और क्या आपकी तवक्कुआत है? देखिए, जो ये केस था मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी और जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला किया था कि ये मखसूस नशिस्तें हमें नहीं, पीटीआई को नहीं, बल्कि मुखालिफ जो जमातें हैं उनको मिल जाएंगी। ये गैर आइनी फैसला था, ये इलेक्शन एक्ट के भी खिलाफ था और आइन की जो शिकें हैं उनके भी खिलाफ था। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा है कि अब फुल कोर्ट बना है और ये फुल कोर्ट जो है इंशाल्लाह
इसमें जज साहिबान जो हैं वो अपना अपना व्यू पॉइंट तो देंगे जरूर, लेकिन फैसला इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। और ये जो लिए गई थी नशिस्तें पीटीआई से छीनी गई थी वो उनको वापस मिलेंगी। और नैब तरमीम वाले केस के अंदर खान साहब खुद अपना मौके पेश करने जा रहे हैं या वकील के जरिए, जो कि पिछली वाली समात पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि टेक्निकल मामला जरा देख लीजिएगा, अगर आप बात करते हैं फिर आपके वकील को शायद बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा आर्गूमेंट्स का, तो खान साहब खुद ही कर रहे हैं या वकील के थ्रू आएंगे? जी, खान साहब से लास्ट जो मेरी बात हुई थी और मेरी भी एडवाइस यही थी कि वो खुद करें इस केस को, क्योंकि इस केस के जरिए ही वो आवाम तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन मामला पे पहुंचा सकते हैं। और जहां तक टेक्निकल इश्यूज हैं वो तो वकील डील कर लेंगे, लेकिन इसका एक ग्लोबल और सियासी पहलू भी है और इमरान खान साहब से बेहतर कोई नहीं बयान कर सकेगा। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसील अदा की। अली जफर साहब की प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ये जो आजकल अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान एक महाजराई किसी कैफियत है, ये कैफियत अगले किस मरहले पर जा रही है और ये कितना खतरनाक है मुल्क के लिए, इसके नताइज क्या निकलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ तहरीक इंसाफ एक रियासी इदारे से दस्तो गिरबा दिखती है तो दूसरी जानिब हुकूमत दूसरे रियासी इदारे से मुज़ाहमत करती नजर आ रही है, यानी हर सू इदारों के दरमियान या इदारों से टकराव का मंजर है। अफसोस यह है कि हुकूमत और मुक़न्नना की जानिब से अदलिया से महाजराई आला तरीन सतह पर हो रही है। हालिया दिनों होने वाली एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला अदलिया और उनसे जुड़े जजेस के खिलाफ बयानबाजी की गई, फिर एक या दो मखसूस जजेस से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मुहिम भी चलाई गई। इसके बाद सदर के ऐवान से जजों से मुतल्लिक मुज़ाहमती बयानिया बनाया गया और फिर इक़्तिदार के आला तरीन ऐवान यानी वज़ीर आज़म की जानिब से भी जजों से मुतल्लिक बयानबाजी शुरू। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। 28 मई को वज़ीर आज़म की जानिब से इस बयान पर रद्द अमल भी भरपूर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि यह अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। ताहम जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं। अगर वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म को बता दें कि हम काली भेड़ें नहीं बल्कि हम काले भूंड हैं। जहां वज़ीर आज़म के इस बयान पर जुबानी रद्द अमल आया, वहां अब अमली इक़्तिबात का भी बज़ाहिर आगाज हो गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त के काबिल समाअत होने के बारे में दलाइल तलब कर लिए हैं। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू किया है। प्रोग्राम में इस्लाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब भी साबिक जज हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। हसनात मलिक साहब, ये जो लड़ाई है ये आपको किस नहज पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है या इसमें शायद कमी आएगी आने वाले दिनों में, या ऐसे ही चलती रहेगी? ये मामला आपको कहाँ मुंतज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, ये अब अगले हफ्ते मजीद आपको पता चल जाएगा जब तौहीन अदालत का केस फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल वाला और वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के बेंच में है। इस वक्त अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो इस मामले में नोटिस तो ले लिए, लेकिन कल जो जजेस ने रिमार्क्स दिए प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट पे, वो चीफ जस्टिस काजी फैसा ने उनको इंडोर्स नहीं किया, वो खामोश रहे। तो चीफ जस्टिस काजी फैसा अभी भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत की गुड बुक में है। हुकूमत जो है वो उनको कोई मसला नहीं है। जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि चंद लोगों से उनको मसला है, चंद जजेस से मसला है। तो अब देखना है कि क्या जो चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं वो इस मामले को कैसे लेके जाते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वैसे उसमें सर जो है ये कहना अटॉर्नी जनरल का कि ये मौजूदा नहीं साबिक कुछ जजेस के बारे में था। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जो ने है का सीगा यूज किया, तो उन्होंने था का सीगा यूज नहीं किया कहा तो माजी का। इस वक्त जो जजेस और खासकर जो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वहाँ रिलीफ मिल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी रिलीफ मिल रहे हैं,
लेकिन ये जजेस जो हैं इनको माजी में जो दो ग्रुप अदलिया में थे बंदियाल साहब के दौर में हम ख्याल कहते थे, वो उनको ये कहा जा सकता था कि वो प्रो पीटीआई जजेस हैं, पीटीआई के साथ इनक्लेशन या कहीं ना कहीं उनका कोई तल्लक या उनका कोई माजी में कोई या उनके कोई सीनियर्स जो हैं वो पीटीआई कहीं ना कहीं जो है, लेकिन ये जजेस जो हैं ये तो पीटीआई के विक्टिम रहे हैं। जैसे बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट की मुखालफत की, जैसे सतर मिनल्ला के हवाले से उसी तरह के कैंपेन पीटीआई के लोगों ने भी चलाई जब उन्होंने कहा कि जी ये असम्बलियाँ कैसे तोड़ी गई जो पंजाब में और केपी में, और जिस तरीके से नवाज शरीफ को हफ्ते वाले दिन अदालत खोल के उन्होंने बाहर भेजा, या जिस दिन नो कॉन्फिडेंस होनी थी तो रात को अदालत खुली। सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने कहा कि क्या वजह थी कि रात को अदालत खुली। तो ये जजेस मेरा ख्याल है कि ये इनकी अप्रोच ज़रा डिफरेंट है। ये जो हमने देखा कि मई से लेके जो 1 फरवरी तक जो वाक़यात हुई हैं, ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ कुछ और कुछ उन्होंने अपने ख़तों में लिखे हैं, उनके बाद वो एक रिएक्शन आ रहा है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि मामला ठीक किए जाएँ। बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चलाई गई है, कुछ रिटायर्ड जजेस को भी जो है वो एक्टिवेट किया गया कि वो मामला को चलाएं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, और ये जजेस जो है ये इनको ये है कि जी अब पत्नी जो है वो आगे क्या होगा, और हुकूमत को ये है कि ये जजेस पत्नी क्या। और मेन हालात हम देख रहे हैं जो क्लैश चल रहा है, इसमें बिगेस्ट जो बेनिफिशरी है वो पीटीआई है। बहुत से लोगों को ये है कि जो पीटीआई के नाकिद हैं वो समझ रहे हैं, वो इस वजह से जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा पीटीआई को हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। इसमें मेरा ख्याल है कि सारे फरीकैन अगर एक एक कदम पीछे हटें तब बात बनेगी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कोशिश हुकूमत की एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है कि वो सामने तो बड़ी, लेकिन बिहाइंड द सीन उनकी कोशिश है कि मामलात कम से कम अदलिया से ठीक किए जाएं, क्योंकि अदलिया जब पीटीआई रिलेटेड केसेस या इमरान खान के रिलेटेड केसेस सुन रही है और उसमें रिलीफ देगी। और इस वक्त जजेस जो बज़ाहिर ये है कि इनकी गो कि ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई मामला चले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने इमरान खान को रिलीफ या पीटीआई को देना शुरू कर दिया वो कंटेम्प्ट से ज़्यादा मसला बनेगा। सही है। शाहवर साहब, ये जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान एक महाजराई की कैफियत चल रही है मुल्क के अंदर इस वक्त, ये आपको ट्रेंड जो है क्या बता रहा है? ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी? जो बात करें इस्नाद मलिक साहब की कोशिशें तो हैं कि सुलह सफाई हो जाए, लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें तो ये मामला मजीद जो है वो तलखी बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है। जी सवार अब्बास साहब, ये जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की आपस में महाजराई ये नई बात नहीं है, ये तो काफ़ी अरसे से चलती रही है। आप देखें कि जब अब ज़रा आया हुई है सर, जब पीपल्स पार्टी की जो 2008 में हुकूमत थी उस वक्त जो जुडिशरी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब वो उनके एग्जीक्यूटिव के मामलात में स्लो मोटो ले लेते थे छोटी छोटी बातों पे। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, एनएलजी प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने स्क्रैप किया, फिर स्टील मिल का वो था उसको स्क्रैप किया और सारी चीजें, और ये मामला तो चलते रहते हैं और ये हमेशा अभी भी ये चल रहा है। अफसोसनाक बात है। मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म ने भी 28 मई को अगर जजेस का नाम लेके इस तरह कहा कि काली भेड़े हैं, वो भी मुनासिब नहीं है। और ये भी मुनासिब नहीं है कि एक समात के दौरान मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है वो अटॉर्नी जनरल को वो उसका गिला करें या उस बात को दोहराएं और उसको फिर ये भी कहें कि जी अगर वो हम काली भेड़े नहीं हैं, हम तो काले भूंड हैं। तो ये भी एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि जजेस के बारे में ये समझा जाता है कि उनके आंखें और कान नहीं होते, वो उनके सामने सिर्फ एक प्रोपोजिशन होती है, एक फाइल होती है, सामने केस होता है, उसके मुताबिक उन्होंने किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हुए बगैर उन्होंने डिसीजन करना होता है। तो ये एक इनबैलेंस चला आ रहा है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा परेशान कौन सूरत हाल है वो ये है कि जो एक अदलिया वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो एक हाइप क्रिएट हुई और इख्तलाफात हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, उसकी वजह ये है कि आईने पाकिस्तान में अगर किसी को प्रिविलेज हासिल है दो इदारों को, वो अदलिया भी है और अफवाज पाकिस्तान भी है। देखिए, पार्लियामेंट में जो अरकान पार्लियामेंट है वो हर चीज के ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन उन पे पाबंदी है कि वो अदलिया के जो जजेस हैं उन कंडक्ट के हवाले से कोई बात आप नहीं कर सकते वहां पे भी, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते जो कि एज अ इदारा जो है उसको जिक पहुंचे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक सूरत हाल नजर आ रही है ये मुझे ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। बाकी एक चीज जरूर है
अभी हसनात साहब भी ये फरमा रहे थे कि हर एक को थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए और उनको उनके साथ एक वसीतर डायलॉग करे। सही, वो मुझे अगर कोई इदारा नजर आता है तो वो सदर पाकिस्तान का एक ओहदा होता है। सर वो कुछ इस तरह की इतलात आई भी थी कोई आज से 2 हफ्ते पहले के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वाले से कुछ सदर को एडवाइस कोई देना चाह रहे थे कि भाई आप जो है इसमें कोई अपना रोल प्ले करें, मुसालियत कराने के लिए इदारों के दरमियान जो टकराव की कैफियत उसे कम करने के लिए। हसनात मलिक साहब मुझे ये बताएं कि इस सारी डिबेट के अंदर जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाली एक जो अफवाह काफ़ी अर्से से गर्म थी, वो अभी भी है ऑन द कार्ड्स या वो अब मामला खत्म हो गया वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आने के बाद? देखिए, जिस दिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो MNA MPs की रुकनीत सस्पेंड हुई, जो इंटरम तो हाई चली गई थी गवर्नमेंट, उससे अगले दिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कन्वे कर दिया था कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी। उसके पहले या बाद उनके करीबी लोग तो यही कह रहे थे कि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्मली बाकायदा बता दिया कि मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाऊंगा। हुकूमत की तरफ से यह है कि सारे जजेस को 2-2 साल दे दिए जाए। मे भी पर्पज़ तो यही हो कि चीफ जस्टिस काजी फैसल मौजूदा, क्योंकि मौजूदा हम देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज़ हैं किसी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से कोई परेशानी नहीं रही, चीफ जस्टिस काजी फैसल से कोई परेशानी नहीं रही। उनकी ख्वाहिश एग्जीक्यूटिव की इस वक्त बहुत ज़्यादा है टॉप की कि जी जो चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं ये इनका टेन्योर एक्सटेंड हो, कम से कम 2 साल हो, तो उसके लिए यह है कि बेहतर है कि सारे जजेस का टेन्योर बढ़ा दिया जाए। अब इसी वजह से अब आपने देखा होगा कि रिजर्व सीट में जो फुल कोर्ट बना है बेंच, ये इसमें भी देखते हैं जो बताया जा रहा है कि कमेटी में पहले ये प्रपोजल थी कि जो जजेस जो चीफ जस्टिस हैं, जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं या जो इफेक्ट होंगे ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, वो बेंच का हिस्सा ना हो और दूसरे जजेस वो हों। लेकिन बाद में फिर ये आइडिया दिया गया कि जी फुल कोर्ट हो, और खैर जस्टिस मुनीब अख्तर जो तीसरे मेंबर थे कमेटी के, उन्होंने डिसेंट किया। उनका ये ख्याल था कि सीनियर मोस्ट 7 जजेस का बेंच हो। अब जो मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट बनना है, इसमें कोई भी कह सकता है कि फैसला किसी साइड पे भी आ सकता है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक दफ़ा फिर वो ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं, और क्योंकि हमारी जुडिशरी में देखते हैं कि चीफ जस्टिस सेंट्रिक अप्रोच बहुत होती है, देखा जाता है दूसरे जजेस की चीफ जस्टिस क्या सोच रहे हैं। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच पर रिजाइड करते हैं, उनका माइंड तो पहली हियरिंग में ही पता चल गया था कि उन्होंने कहा कि जी पीपल मैंडेट है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट। वो तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही रिजर्व सीट मिलेंगी। अब चीफ जस्टिस काजी फैसल जब बेंच में बैठेंगे, क्या क्योंकि 13 जनवरी का फैसला वो उनका है, क्या वो कोई माजी के मामलात को चीज़ों को अजाला करना चाह रहे हैं, या वो इस मामले में कि ठीक है जी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती सीटें, और ये सीटें जो है ये हुकूमती जो जमातें हैं उनको मिलेंगी और उससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी। लेकिन इसमें तो पुरलाइज इस माहौल में, और जो अगर लेजिस्लेशन होगी तो अदलिया ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी। अगर कोई होने भी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मेरा ख्याल है कि PTI से भी बात हो पार्लियामेंट में तो तब बात है, बिल्कुल, अदरवाइज तो बहुत मसाइल होंगे। और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल को बल्कि पहले दिन ही बेंच में बैठ के, और दूसरे जजेस सारे जजेस, क्योंकि अब प्लान तो सब जजेस को बेनिफिट देने का है, इनको क्लियर करना चाहिए कि क्या जी कोई हुकूमत इस किस्म की चीज़ ला रही है और एक ऑफर उनको हुकूमत दे रही है, तो अब इस केस में क्या वो किस सोच के साथ वो बैठेंगे। वैसे ये बड़ी इनके लिए मुश्किलात होंगी। वैसे ये होना तो नहीं चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर, जुडिशरी हमेशा जो है वो उसका प्रेडिक्ट ना कर सके। जी, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से जब बेंच बनता है तो हम पहले ही बता देते हैं यार ये 3-2 का फैसला आएगा, 4-1 का आएगा। तो ये क्या आपको लग रहा है फुल कोर्ट में क्या मुमकिन प्रोपोर्शन क्या बनेगी फैसले के टाइम पे? देखिए किस्तों के केस की बात कर रहा हूँ, जो हम देख रहे हैं कि अब तकसीम हो गई है वहाँ। अब वो एक दौर था जब हम कहते थे कि बंदियाल ग्रुप, हम ख्याल जजेज और एक आइन पसंद जजेज, अब वो सूरत हाल जो जजेज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज ने खात लिखा है, अब तकसीम बड़ा ज़रा डिफरेंट हो गई है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि स्लाइटली एज चीफ जस्टिस काजी फैसल को है। अच्छा, और उनकी जो अप्रोच है वो देखनी है कि क्या, और ये उन्होंने चीज़ों को बज़ाहिर ये लग रहा है स्ट्रेटेजाइज किया है, और अब वो बेंच में है, और मेरा ख्याल है कि वो जो सोच के साथ होंगे जो है वो वही देखा जा सकता है। एक जज के साथ
मेजॉरिटी हो, क्योंकि 3 जजेस वो हैं जिनको हम माजी में कहते थे कि ये बंदियाल कैंप के जजेस हैं। तो माजी में वो उनको पीटीआई भी बड़ा उनको ग्लोरीफाई करती थी। कुछ जजेस हैं जो इस 6 जजेस की खास पे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरा डिफरेंट है और बड़े उनकी सोच है जिन्होंने इंटरम ऑर्डर दिया है 3। तो अब देखना है कि उसमें क्या सूरत-ए-हाल बनती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा ये भी हो सकता है कि 13 जनवरी के फैसले के बाद वो चीज़ों को ये भी कह सकते हैं कि हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जमात है जिसको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, ये इस किस्म की भी उनकी और इसके ज़रा इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस बड़े दूर तक होंगे। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों तक नहीं रहेगा मामला महदूद, बल्कि ये हुकूमत को दोबारा से 2/3 अक्सरियत मिलने की तरफ ही मामला जा सकता है। वो 2/3 अक्सरियत होगी तो वो आईनी तरमीम होगी, तो जिसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ेगी, कम होगी, और इसी वजह से पूरी चेन है, इसी वजह से फुल कोर्ट सही है। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की हसनात मलिक साहब की और शाहावर साहब की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमरीकी सियासत में एक बड़ा भूचाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें भी जिस तरह की इमरान खान को इलेक्शन से पहले मुश्किलात थी, उसी तरह की मुश्किलात का सामना अब करना पड़ रहा है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अमेरिका में सदाती इंतखाबात होने जा रहे हैं नवंबर में, और उससे पहले अमेरिका के अंदर भी वही पाकिस्तान से पहले जो इंतखाबात का जो माहौल था उसी तरह की सूरत हाल वहाँ भी देखने को मिल रही है। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ ही एक अमरीकी सियासत में बड़ा धमाका देखने को मिला जब पहली बार मुल्क के साबिक़ सदर के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 नहीं पूरे 34 इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए, और अब 11 जनवरी को उनको दी जाने वाली मुमकिन सज़ा का ऐलान किया गया है। तमाम दिलचस्प बात यह है कि मुजरिम साबित होने के बाद भी साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवां बरस नवंबर में होने वाले सदाती इलेक्शन के तगड़े उम्मीदवार भी हैं। उनको अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका भी नहीं गया, जबकि वो जेल जाने की सूरत में भी अपने हरीफ और मौजूदा सदर जो बाइडन के खिलाफ के लिए मुश्किलात का बायस बने रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क की अदालत की जानिब से खामोश रहने के लिए रकम की अदायगी से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात पर मुजरम करार दिए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले साबिक़ अमरीकी सदर बन गए हैं जिन्हें किसी जुर्म का मुजरम करार दिया गया है, जबकि यह फैसला इन इंतखाबात से कबल आया जो उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस का मकीन बना सकते हैं। अमरीकी अदालत के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर आए तमाम 34 इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए। 11 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा का ऐलान किया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि 77 साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल कैद की सज़ा का सामना होगा। हालांकि इस जुर्म के मुर्तकिब दीगर अफराद को अक्सर कम सजाएं या जुर्माने मिलते हैं। दूसरी जानिब इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मासूम और उल्टा जज को ही पैसे लेकर सुनाने का इल्ज़ाम दे दिया। This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. This was done by the Biden administration. The verdict is going to be November 5th by the people, and they know what happened here, and everybody knows what happened here. Our country's gone to hell. We'll fight till the end and we'll win. डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने 2016 के सदाती इंतखाबात से कबल $1,30,000 की हशमनी को छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेर फेर की थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में जो बाइडन की जानिब से जीते गए इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने के लिए साजिश रचाने और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्जाम का भी सामना है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर और माहिर आलमी अमूर डॉक्टर कामरान बुखारी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं सर कि अमरीकी सियासत के अंदर कितना बड़ा ये एक अपसेट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं वो इंतखाबात से चंद महीने पहले ही उन्हें एक 34 के 34 इल्ज़ामात में दुरुस्त साबित हुए हैं। ये उनकी इलेक्शन कैंपेन को, उनकी सदारती जो दौड़ में वो शामिल हैं, कितना इफेक्ट करेगा? जी समर, देखें ये तो एक नया मोड़ आया है अमरीकी जमहूरियत में कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक साबिक सदर जो कि फिर से सदारती उम्मीदवार है और उसके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो है उस कन्विक्ट हो गया एज अ फेलन। तो ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख के अंदर। लेकिन ये है कि नई हकीकतें सामने आती हैं जब एक रियासत या एक निज़ाम, अमेरिका का निज़ाम इस वक्त 245 साल पुराना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त ये जहन में नहीं था कि ऐसे हालात भी सामने आएंगे। लेकिन
वक्त के साथ नए हालात सामने आते हैं, उसके बाद फिर कानून को तब्दील किया जाता है और नई रियलिटीज को डील करने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि अमेरिका इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिहाज से इस दौर से गुजर रहा है। जहां तक जो है इनके कैंपेन का ताल्लुक है, देखें कानून के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है कि वो जो है उनको रोका जा सके कि भाई अब आप जो है क्योंकि कन्विक्ट हो चुके हैं तो अब आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की शिक नहीं है, तो उस वजह से जो है वो उम्मीदवार तो रहेंगे। लेकिन ये है कि अब देखना ये है कि ये स्क्वायर कैसे होगा कि उनकी सेंटेंसिंग जो है, उनको कितनी जेल टाइम होता है, उसका कब तक जो है ना वक्त मुतय्यन होता है, ये सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं, ये तय होना बाकी हैं क्योंकि जजेस के हाथ में है। फिर अपील का भी सिलसिला है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनका बेस है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है मजीद मुतहर्रिक हो गया है अपना इस फैसले के बाद। सर वैसे काफ़ी मुमासलत देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर भी। इंतखाबात जब हुए 8 फरवरी के, उससे पहले भी इसी तरह का माहौल था जो हम अमेरिका के अंदर बनता हुआ देख रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ भी है। लेकिन सर इसमें उनकी पॉपुलैरिटी पे आप कह रहे हैं कि इसका मनफी असर नहीं पड़ा, बल्कि उनके लोग ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए। जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो ट्रंप कैंप में हैं वो तो मतलब कभी भी बदलने वाले नहीं हैं, वो उनके लॉयल सपोर्टर्स हैं और उनके लिए जो है उनके उम्मीदवार को टारगेट किया जा रहा है और वो समझते हैं कि जो है उनके, क्योंकि उनको बेसिकली जो नैरेटिव वो हजम कर चुके हैं वो यही है कि भाई देखें जो है ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं, मुल्क सही रास्ते पे नहीं है और इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट, जो जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ पे उसको डीप स्टेट कहा जाता है, वो तो उसके अनासर जो हैं वो बेहतरी की रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। ये बयानिया जो है ये उस तबके के अंदर मकबूल है, तो उस लेंस से देखेंगे। अब देखना यह है कि दूसरी जानिब जो है सदर बाइडेन के खिलाफ भी बहुत गम गुस्सा है उनके बेस के अंदर से गजा की जंग को लेके। तो ये सारी चीजें कैसे बैलेंस आउट होती हैं, तो अगले 5 महीने बहुत दिलचस्प होंगे। सर वैसे अमेरिकन इलेक्शन में हमने देखा पिछले 1-2 इंतखाबात में स्विंग वोटर्स ने बड़ा सा जो है वो एक रोल प्ले किया है नताइज को तब्दील करने में। जो न्यूट्रल एक अमेरिकन वोटर है, जो स्विंग वोटर्स हैं, उनका आपको क्या लग रहा है सर कि वो किस तरफ फिर आपको ज़्यादा उनका झुकाव नजर आएगा इससे सारी सूरत हाल के बाद? जो आपने खुद भी हवाला दिया कि जो बाइडेन के खिलाफ भी एक गम और गुस्सा पाया जाता है गजा की सूरत हाल को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें सजा होगी केस के अंदर, तो ये वोटर के लिए जो स्विंग वोटर है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, स्विंग वोटर जो है वो इस वक्त एक अलमिया का शिकार है। उसकी वजह यह है कि एक तो दोनों तरफ जो है बहुत ही जो है ना मतलब उम्र रसीदा कैंडिडेट्स हैं। सदर बाइडेन के बारे में तो मतलब उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है और वो मतलब कोहेरेंस के भी इश्यूज हैं जो सामने आते रहते हैं वक्तन फवक्तन। दूसरी जानिब जो है अब उनके पास एक तरफ वो है मतलब एक बहुत ही ज़ईफ किस्म का कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जो है वो एक फेलन है। तो अब मसला ये है कि जो लोग कह रहे थे कि भाई चलें जो है मतलब बाइडेन ने जो है ना इतने गलत काम किए तो चलो अब ट्रंप ही बेहतर है, अब उनके लिए मसला हो चुका है। खासतौर पे अगर वो मतलब उन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ कि किस तरफ जाएंगे, तो उनके लिए मसला हो गया कि भाई ये तो अब फेलन बन गया, मैं कैसे इसको जो है मतलब वोट दूं। तो उनके लिए एक मुहिम्मा है। तो ये जैसे मैंने कहा कि अभी ये चीजें प्ले आउट करेंगी, डिपेंड करता है कि सदर बाइडेन की साख को कितना नुकसान जो पहुंचा है, क्या वो उसको इन 5 महीनों में कवर कर पाएंगे। ये जरा मुश्किल है, लेकिन ये है कि देखना पड़ेगा कि अब वो लोग जो सदर बाइडेन से नाला थे, उनको जो है मतलब तरह तरह के अलकाब से पुकार रहे थे, तो वो क्या अब कहेंगे कि अच्छा यार चलो अब ये ट्रंप से तो बेहतर बाइडेन ही है। तो क्या ऐसा होगा, देखना बाकी है। सर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी राय है आजकल, चूंकि तहरीक इंसाफ बड़ी ज़र अताब है और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब हो जाने के बाद पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी असरात उसके आएंगे। खान साहब के लिए PTI के लिए कोई रिलीफ आ सकता है, होता है सर ये रियलिटी में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, या ये जस्ट एक जो है वो एक उनकी ख्वाहिश है और सोच है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है? जी, हमारे PTI के बहन भाइयों की ये ख्वाहिश है, उनका हक है कि उनके वो जो भी राय रखना चाहें, लेकिन तज्जिए के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सवाल ये बनता है कि चलें सदर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, फर्ज कीजिए जीत जाते हैं, ये पता नहीं कि वो जीतेंगे, तो क्या उनके पास मुसीबतों की कमी होगी कि जो उनके पास जो है वो PTI और एक पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत के अंदर जो है वो मुलव्वस हों, वो किस हद तक मुआवनत करेंगे। हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि एक तरफ कोई बयान आ जाता है या साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनसे मंसूब को बयान आ जाता है
या उनके साथ के लोग जो हैं, जो उनके हल्के अहबाब में हैं, वो कोई बयान दे देते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अमली तौर पे मैं नहीं समझता कि इस भिड़ों के छत्ते में एक जो सेकंड ट्रंप इंतजामिया है वो किसी हातर ख्वाह तरीके से जो है ना हिस्सा लेगी। उनको जरूरत नहीं है। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी से में कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर अमेरिकी सियासत के अंदर बड़ा अहम मोड़ है कि जब एक साबिक सदर और वो साबिक सदर जो दोबारा से सदारती दौड़ में शामिल हैं, उन्हें 34 के 34 जो इल्ज़ाम थे उनमें वो मुजरम साबित हुए हैं। और ये बड़ी एक अहम सूरत हाल अमरीका के अंदर डेवलप हो रही है, जो कि स्विंग वोटर है वो बड़ी आजमाइश में कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ जो बाइडन भी हैं, वो भी गजा की सूरत हाल के ऊपर लोग उनसे नाला है। तो अमेरिकन वोटर के लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।